कि रोज करना चाहिए। तो आपको देश भर आप घूमते हैं, इतनी जगहों पे जाते हैं, आपके हर जगह चाहने वाले मिल जाते हैं, अनजानी जगहों पे भी मिल जाते हैं, कोई खोज लेता है, कोई 80 बरस की आंटी जी आपको खोज लेती हैं, कोई दादाजी, कोई यंग बच्चा आपको खोज लेता है, हर जगह पहचान लेते हैं। कभी आपको डर लगता है कि यार मैं बुलंदी पे तो पहुंच रहा हूँ, मुझे लोग इतना पहचानते हैं, कभी कोई डर ऐसा अंदर लगता है कभी अकेले में कि यार मतलब? नहीं, मुझे तो लोग कहते हैं कि मेरा कार्यक्रम बहुत प्रसिद्ध है और लोग मुझे पहचानते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा अंदर से फील नहीं होता। मैं रोज उसी तरह उन्हीं चाय की दुकानों, उन्हीं, कई बार लोग मुझे ये कहते हैं कि मुझे ये अंदाजा नहीं था कि टपरी पे चाय पीते आप मिलेंगे। तो मैंने कहा यार जिंदगी हम लोग तो जब तक वो नहीं पीते जिंदगी भर हम टपरी में ही पीते रहे, तो अब क्या कर देंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे मिलते रहे। लोग असल में, मुझे कई बार लगता है टीवी मीडिया या टीवी में आने वाले लोगों को लोग बड़ा अलग तरीके से देखते हैं, स्टारडम के। तो वो तो है नहीं मेरा, न मेरी शक्ल है वैसी, न मेरा काम है वैसा, न मेरा बैकग्राउंड है वैसा, न मेरा रहन सहन है वैसा। मेरे सारे दोस्त जो क्लास फर्स्ट से लेके आज तक, वो एक लोग, हमारा जब फेसबुक और ट्विटर की बात होती थी, हमारे एक कैमरामैन ने कहा सर फेसबुक का अकाउंट बना लीजिए। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि आपके पुराने दोस्त मिल जाएंगे। हमने कहा गए ही नहीं कहीं, अब हम फेसबुक से किसको खोजे, सब तो हमारे रोज के। आपके इस पर्सनालिटी में इलाहाबाद का कितना योगदान है? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं आज के समाज में देखता हूँ वो पेरेंटिंग की है, जो आपका मूल विषय है। और बच्चों की जिंदगी और पेरेंटिंग को लेके संजीव राय जी ने जितना काम किया, इनके वीडियोस को आप देखिए, इनकी किताबों को आप पढ़िए। अभी इंटरनेट पे इनकी एक किताब नेशनल बुक ट्रस्ट से आई है, उसको भी आप पढ़िए। उसका नाम क्या? इंटरनेट युग में बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों की चुनौतियां, वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने पब्लिश किया है। वो बहुत ही शानदार किताब है। मैं कहता हूँ हर अभिभावक को पढ़ना चाहिए। ये किताब है। हाँ, ये किताब है, इसमें मेरा भी उद्धरण है 2-3 जगह। तो ये इंटरनेट युग, बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों की चुनौतियां, ये नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है। तो बात ये है कि पेरेंटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये किताब है, पेरेंटिंग मैं मानता हूं कि इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वजह क्या है? लोग, बच्चे पैदा हो रहे हैं। अभी मैंने आपको कई बार ये बात कही, बच्चा 4 साल 3.5 साल का होता है, 2.5-3 साल का होता है। मेरे कई दोस्त, मेरे कई जानने वालों में पति पत्नी के रिश्ते खराब होने लगते हैं इस बात को लेकर के कि एडमिशन अच्छी जगह कैसा हो। कोई स्कूल किसी को कुछ बना पाया है क्या? सारे स्कूल एक तरह के हैं, सारे करिकुलम एक तरह के हैं। आप घर के संस्कार से कर सकते हैं। आप मुझे केमिस्ट्री पढ़ा करके या फिजिक्स पढ़ा करके साइंटिस्ट नहीं बना सकते, मगर मैं पत्रकार बन सकता हूं और मैं नाम कमा सकता हूं। इसी तरह से मुझसे और भी कम क्षमता वाले लोग मुझसे बहुत ज्यादा आगे दूसरी फील्ड में जो लोग गए। आप देखिए, ओला का जो मालिक है लड़का, उसकी 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 जीवनी मैंने पढ़ी कि वो आईआईटी से कर रहा था। और वो, उसके फादर ने उसकी कम रैंक आने की वजह से, जबकि वो हाई रैंक में थे, लेकिन उनके फादर को बहुत गुस्सा आया कि तुम्हारी रैंक इतनी कम हुई। बहरहाल वो 2 दोस्त गए। अब वो गए तो उनको मालूम था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उसके बाद वो साइकिल लेके निकल गए घूमने के लिए। सोचा पूरा कितना किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं 2 दोस्त। और वो गए, कुछ दूर जाते जाते इन सबों का हिम्मत हार गई, फिर साइकिल लाद के वापस आ गए बस से। और फिर जब इसकी गर्लफ्रेंड थी, ओला के जो मालिक, भाविश नाम है ना, तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने ये डिजाइन किया ओला का। पहली बार जब वो, मैंने उसकी बायोग्राफी उनकी पढ़ी तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो उन्होंने जो किया, तो उसमें जो पहला राइडर बुक किया, तो अपनी गर्लफ्रेंड की 2 व्हीलर लेकर के वो राइड पूरी करने के लिए गया। और फिर वहां से आइडिया आया। और आप सोचिए, आज वो आदमी हजारों हजार करोड़ का आईपीओ आने वाला है, आप देखिए, तो हजारों हजार करोड़ का है। लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग से 20 साल से छोटे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि उन्होंने आज तक कार नहीं खरीदी। हम आप क्या होता है, अभी 2 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हुआ कि तुरंत बैंक दौड़ने लगते कि ईएमआई पर कार खरीद ले। लोगों को पता, हम लोग जिस आजमगढ़ से आते हैं वहां 2 लाख में एक जीप और बंदूक, 2 चीज पहले लोग खरीद लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ,
मैं जब ट्रेवल करता हूँ, मैं जब ओला बुक करता हूँ तो एज ए जनरल कस्टमर की तरह मुझे पता चलता है कि क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, ड्राइवर क्यों कैंसिल कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, कब फेयर ज्यादा आ रहा है, कब कम आ रहा है, पूरा क्या उनका उस डिजाइन में जहां भी बॉटल नेक है वो हाँ। तो अगर वो आईआईटी करके कहीं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते तो क्या हो जाता? नहीं, कई बार मैं कहता हूं कि देखिए देश में लाखों लोग तो बीटेक करते हैं, लेकिन इंजीनियर कितने बनते हैं? कितने बंदे। मेरा तो इस पर ये कहना है, भाई इंजीनियर वही लोग बने, आप कर रहे हैं बीटेक, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का आम जिंदगी में क्या रोल है? H2O, इसमें पानी में दो ऑक्सीजन का 2 गुना हाइड्रोजन, ये जान के हम क्या करेंगे? ये H2O पानी का फॉर्मूला है, ये जो केमिस्ट्री पढ़ता है वो इसको आगे जाके साइंटिस्ट बने, केमिस्ट्री पढ़ के साइंटिस्ट बने, फिजिक्स वाला फिजिक्स में आगे जाए, एनर्जी का जो फॉर्मूला है, मैथ्स वाला मैथ्स में आगे जाए और उस फील्ड में वो आगे कुछ करे, तब तो ठीक है। अब आप पढ़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आईआईटी और आप आईएएस बन गए, तो उस आपकी उतनी पढ़ाई का समाज को मिला क्या? जब तो आपके उससे क्या मिला? नहीं, देखिए एक बार और भी आपसे बात हो रही थी हमारी, और आपने पेरेंटिंग वाली किताब में भी वो लिखा कि जो ऑस्ट्रेलिया की नर्स ने एक जो किताब लिखी थी कि जो लोग मरने के कगार पे थे उनको किस बात का रिग्रेट था, अफसोस किस बात का था। तो 5 प्रमुख कारण में से एक जो कारण ये था कि वो लोग अपनी इच्छा के काम नहीं कर पाए जीवन में। उन्होंने शोहरत कमाई, पैसा कमाया, लेकिन मलाल इस बात का था कि उन्होंने अपनी इच्छा के वो काम नहीं कर पाए। तो इसलिए ये जो पूरी भीड़ होती है और पेरेंट्स का दबाव होता है कि सबका बच्चा मेडिकल करे, सबका बच्चा इंजीनियरिंग करे, ये कम से कम हम दोनों नहीं, तो इससे सहमत नहीं रहते हैं। देखिए सही कहे, वो किताब है 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग पीपल। हाँ, ऐसे ही करके है। वो ऑस्ट्रेलिया की नर्स है, वो बेस्ट सेलर किताब भी है, उसको मैं बहुत कोट भी करता हूँ। वो ऐसी जगह पे नर्स थी जहाँ पश्चिमी देशों में आपको मालूम है कि मरने वाले लोगों की देख रेख के लिए, अब वो हिंदुस्तान में भी कल्चर आ रहा है, लोग बूढ़े माँ बाप को अनाथालय में भेज रहे हैं। खैर वो भी जाएंगे, जो भेज रहा है वो भी जाएगा, उससे बुरा जाएगा, क्योंकि वो जो परिवार बना रहे हैं एक दिन जब वो बूढ़े होंगे तो वही लोग अपना परिवार बना रहे होंगे। बिल्कुल। तो जो भेज रहे हैं वो खुद भी जाएंगे, उससे बुरा जाएंगे। तो पश्चिमी देशों में माँ बाप या ज्यादा ओल्ड एज लोगों की देख रेख करने के लिए लोग हैं नहीं, तो वो एक ऐसे अस्पताल में डालते हैं जहां से उनकी सुख सुविधा के साथ उनका इलाज हो और वहीं वो स्वर्ग सिधार जाए। तो ऐसी व्यवस्था है। तो वो नर्स वहीं थी, तो उनका उसका बातचीत करने का शौक था, तो वो सारे लोगों से बात करती थी। उसमें गरीब लोग भी थे, अमीर लोग भी थे, सक्सेसफुल लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे जिनके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं। तो वो सबसे पूछती थी कि आपका सबसे बड़ा रिग्रेट, आपको किस बात का आपके जीवन में खेद है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए कि उन्होंने, किसी ने मरते वक्त ये नहीं कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, हमने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, या हमने बहुत अच्छा मकान बनाया। कोई ये जिक्र पैसे, प्रॉपर्टी, कपड़े, नाम, वाइफ, बच्चों की चर्चा किसी ने नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी वाइफ बहुत खराब थी, मेरी वाइफ बहुत अच्छी थी। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे, मेरे बच्चे बहुत खराब थे, या मेरे पति बहुत खराब थे, या मेरी जिंदगी अच्छी थी, या मेरी जिंदगी। हर आदमी जो सबसे ज्यादा रिग्रेट था मरने के बाद, वो ये था कि मैंने अपनी जिंदगी में जो सोचा वो नहीं किया, मेरा दिल जो कहा वो मैं नहीं किया। मैंने किसी न किसी के दबाव में, माँ बाप के दबाव में, समाज के दबाव में, पति के दबाव में, पत्नी के दबाव में, मैं अपनी उस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। मरते वक्त मुझे यही है कि अगर दूसरा जन्म मिलेगा तो जो मैंने सोचा था वो अगले जन्म में करेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा अपना कहा और अपना सोचा और जो आपको अच्छा लगे वो जरूर करना चाहिए, ताकि मरते वक्त रिग्रेट न रहे। जॉन हाउसफेयर नाम के एक प्रोफेसर हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाते थे, अब शायद वहां से चले गए हैं। 2016 में उनका एक सीवी बहुत वायरल हुआ। वो सीवी क्या था कि सीवी ऑफ फेल्योर। तो उन्होंने कहा कि हम जिनके बीच रहते हैं तो वो हमको एक आइडियल मान लेते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जिंदगी में भी फेल्योर आए हैं, असफलताएं आई हैं। तो उन्होंने लिस्ट किया कि उनको कब पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, कहाँ वो फेलोशिप नहीं मिली, कब वो रिजेक्ट हुए, है ना, कहाँ लेक्चरशिप में नहीं सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने अपना ये सब
जो असफलताएं थी उसको दर्ज किया, और देखते देखते पूरी दुनिया में। और मैंने एक अब यूनिवर्सिटी ये में, ट्रेंड भी चल चुका है, यहाँ भी हिंदुस्तान में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपने 10th और 12th का हाँ, मार्कशीट, अभी देखिए वो एक फिल्म भी बनी थी अभी, हाँ हाँ वो हाँ, आईपीएस है या आईएएस, हाँ 12वीं फेल या क्या, ट्वेल्थ पास, हाँ 12th पास, हाँ ट्वेल्थ फेल, 12th फेल। हाँ फिल्म तो मैं देखता हाँ, नहीं, लेकिन 12th मैं जो फेल, पढ़ता रहता हाँ हूँ नहीं नहीं, उसको। मैंने देखा था वो फिल्म, ट्वेल्थ फेल थी। तो इसीलिए पेरेंट्स को अपनी असफलताओं की भी बात बच्चों के सामने करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी अधूरी इच्छाएं आप उनके ऊपर थोप दे कि जो मैं नहीं कर सका। भाई हमारा बच्चा भी तो सोच सकता है कि भाई मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता, मैं एजुकेशन में क्यों आ गया, है ना। तो इसलिए पेरेंट्स को जरूरी है कि असफलताओं का और रिजिलियंस भी होना चाहिए कि भाई मैं ये सामान्य कह घटना है, हम लोग, असफलता भी सामान्य घटना की तरह अगर परिवार में रहेगी तो बच्चे ज्यादा साहसी होंगे प्रयास करने के लिए। हाँ, आप कुछ कह रहे देखिए मैंने आपसे कहा ना पंकज त्रिपाठी, हैं। अभी उनका एक किस्सा मैं सुन रहा था और सही बात है, हम लोग भी यही सोचते हैं। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि पटना में उनका कोई दोस्त था, वो 2 प्लॉट आके कहा कि त्रिपाठी जी जुगाड़ हो गया, खरीदार तैयार है, बेचने वाला खरीदार 2 पर 40,000 मिलेगा इसमें। बोले 2 महीना हम लोग घूमते रहे, नहीं मिला, नहीं मिलना था, तो हम अपना थिएटर वेटर करते थे, मुंबई आ गए। अब हम सोचते हैं कि अगर वो 40,000 मिल गया होता तो हम वही रह पटना में ब्रोकर ही रहते प्रॉपर्टी के। तो सवाल है कि जब असफलताएं आपको मिलती जाती है ना, तो एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। बिल्कुल, तो जो असफलताओं से घबरा के, ये नीट में नहीं हुआ, ये इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, 12th के बाद हमारा अच्छा एडमिशन नहीं हुआ, बीए के बाद हमारा कंपटीशन में नहीं हुआ, ये जो बच्चे घबरा जाते हैं, ये बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको इसको ऐसे लेना चाहिए कि असफलता एक बड़े सफलता का द्वार खोलती है। बिल्कुल। और इसमें कभी धैर्य आदमी को जिंदगी में सबसे ज्यादा पेशेंस उसको क्या मुकाम कहते हैं, तक रिवार्ड देता है। बिल्कुल, और दूसरा मोटिवेशन होना चाहिए, आपको कोई चीज मोटिवेट करती रहे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, हम आप तो उसके क्लासिकल उदाहरण है। आजकल लोग बच्चों को 6वीं से कोचिंग में सिविल सर्विसेज आईआईटी के लिए तैयार करते हैं। हमको आपको तो 24-25 साल तक पता ही नहीं था कि जीवन में क्या करना है। ये मैं सबसे, देखिए अब मैं चूंकि हम लोग आज ऐसी अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए मैं, हम लोगों की बातचीत का मतलब ये है, मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूं कि अगर राजीव रंजन इस देश का वरिष्ठ पत्रकार बन सकता है, संजीव राय शिक्षाविद बन के कई देशों में नौकरी करके अच्छी अच्छी संस्थानों में पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर हो सकते हैं, टीसीएस जैसे संस्थान में पढ़ा सकते हैं, सॉरी टिस मुंबई, अगर पढ़ा सकते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में जो बेटा बेटी बैठे हैं वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमताएं, बस आप उनको तराशते रहिए। अगर हम लोग आपके सामने ज्ञान देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं, हमारे जैसा शख्स अगर टीवी पे रोज आ सकता है, उसका कार्यक्रम लोगों की चर्चा में रह सकता है, उसको लोग देखते हैं, और आप जो है गवर्नर के ओएसडी से लेके तमाम बड़े पदों पर रह सकते हैं, तो आपके बच्चों में तो बहुत ज्यादा काबिलियत है। लेकिन विश्वास, देखिए सर, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, माँ बाप का बच्चों पर ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप अंधविश्वास बच्चों पर करते हैं और उनको ये रियलाइज करते हैं कि हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तो बजाय इसके कि आप पुलिसिंग कर रहे हैं, हाँ। आप उसके उठते वक्त, उसके जाते वक्त उसका पीछा कर रहे हैं, पुलिसिंग से ज्यादा ट्रस्ट दिखाना चाहिए। मैं आपको किस्सा, मेरे फादर, हम लोग बहुत छोटी जगह से थे, मैं 10th में पास किया, मेरे इतने नंबर नहीं आए थे कि मैं मैथ से 11th में एडमिशन ले पाता। 50 नंबर से कम मेरे 10th के बोर्ड में नंबर आए थे। मेरे बेटे के नंबर मेरे 10th के बोर्ड से ऑलमोस्ट डबल है। हमारा भी मैथ्स में ही 10th में सबसे कम नंबर था। तो लेकिन अब देखिए जिद कैसी, मामला ये था कि मैथ्स में नंबर कम आने की वजह उस बार ऐसी थी कि हम लोग का पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड शायद ऐसा न रहा हो या टीचर न रहे हो, लेकिन कहते हैं और जगहों के लोग भी, क्योंकि हमारे स्कूल का टॉपर जो था, जो बहुत ही तेज था पढ़ने में, उसको भी 52 या 55 नंबर मिले थे, 56। माने पूरी क्लास ही मैथ्स नहीं ले सकती थी उन दिनों, ऐसा सिस्टम था। पता नहीं सीबीएसई में अभी है कि नहीं सेंट्रल, नहीं अभी तो बहुत नंबर मिलता है, अब तो नंबर में मिला, चेंज हो गया। तो हमारा नहीं हुआ। तो हमने कहा कि हम बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते। छोटे जगह से थे तो हम लोग सोचते थे बायोलॉजी लड़कियों का सब्जेक्ट, तो अभी क्या पढ़े, उस समय ऐसा दिमाग न था कि बायो कौन पढ़ेगा, तो इसमें डायग्राम और ये सब बनाना रहता।
तो हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, थोड़ा मैस्कुलिन। मैथ्स में ले लिया एडमिशन। 11th-12th तो किसी किसी तरह करके फर्स्ट क्लास 12th में पास हो गए नंबर। अब मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, MLNR का इंजीनियरिंग का मैं पेपर देने गया था, मुझे चक्कर नहीं आया। बस वो जो क्वेश्चंस मैंने देखे, मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से पूछा है कहाँ खत्म है। और मैं पानी पी पी के उस समय प्लास्टिक की नीले हरे रंग की एग्जामिनेशन सेंटर पे, नहीं मटका रहता था हाँ, वो वो उसमें। नीले हरे रंग की प्लास्टिक वाली गिलास से मुझे याद ही नहीं कितना गिलास पानी पिया। और इसी समय मई जून का एग्जाम था। मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि बाप रे बाप, क्या क्वेश्चन है, इसको कौन लोग करते होंगे, कैसे। मैं घर पहुंचा, मेरे फादर ने पूछा पेपर कैसे हुआ। मैंने कहा आज के बाद अब मैं मैथ्स, फिजिक्स, मैं ये इसको पढ़ूंगा ही नहीं। फिजिक्स से अब सिविक्स की तरफ चलूंगा। फिजिक्स से नहीं, उस समय कहाँ मालूम था। तो क्या था कि हमारे फादर, दूसरा फादर होता शायद कि फर्स्ट क्लास आप मैथ्स से पास किए हो और आप ऐसे बोल रहे हो, तो आपको 2 थप्पड़ लगाता है कि तुमको कोचिंग करना है। नहीं तो हमारे एक पापा के फ्रेंड थे, उनका बेटा जा रहा था, वो बैंगलोर में पैसे देकर डोनेशन पे इंजीनियरिंग कर रहे थे। बोले छोड़ो, जाने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम जब उनका लड़का पढ़ रहा है तुम भी जाओ करो। हम पैसा देके नहीं पढ़ेंगे। हमारे कुछ साथ के दोस्त इलाहाबाद जा रहे थे, तो हमारा इंटरेस्ट उनके साथ जाने का था। अब उनका एडमिशन कहाँ होगा कहाँ नहीं, हमारा पूरा जोर था कि हमको भी उनके साथ जाना है। तो हमने अपने फादर से कहा कि हम BA करेंगे। तो हमारे घर के बगल में एक सिविल डिग्री कॉलेज है, वो बहुत अच्छा कॉलेज है। तो उन्होंने कहा BA करना तो सिविल से कर लो। मैंने सिविल से, तो हमारा तो प्लान ही फेल हो गया। अब बेसिकली हमको पढ़ना नहीं था, हमको इलाहाबाद जाना था। तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा ये तो BA यहाँ से करना पड़ेगा, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अच्छा, उसी समय पता चला कि BA में एंट्रेंस है, हर चीज का एंट्रेंस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो हमने अपनी मम्मी से कहा, माँ से, कि वहाँ तो एंट्रेंस है, ऐसे तो एडमिशन होगा नहीं, मैं एंट्रेंस देता हूँ, अगर मेरा हो जाएगा। तो माँ ने मेरे फादर से कहा, वो तो बात सही कह रहा है, एंट्रेंस देगा हो जाएगा। तो कहे ठीक है जाओ। तो गए, तो वहां अपने हिसाब का क्वेश्चन पेपर आया था BA वाला। तो उसमें फर्स्ट लिस्ट जो आई, पहली लिस्ट में मुझे लगता है कि टॉप 100-200 लोगों में मैं था। मैं ले आके उस समय न्यूज़पेपर में छपता था। ऐसा लगा जैसे मैं IAS हो गया। तुरंत पापा को मैंने दिखाया, ये देखो मेरा हो गया। पैसा दिए, मैं अकेला ब्रीफकेस लेके। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और सेंस ऑफ सक्सेस जो होता है ना जीवन में, छोटी छोटी सफलताएं बड़ी सफलताओं की तरफ ले जाती हैं, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं फिर BA करने आया। BA करने के बाद मेरा मन इलाहाबाद में नहीं लग रहा था उन दिनों। तो अब वहां से मुझे भागना था इलाहाबाद से। तो मैंने फादर से अपने कहा मुझे लॉ करना है। तो उन्होंने कहा वहीं से कर लो, नहीं तो यहाँ से कर लो। मैं कहा ना, दिल्ली से, दिल्ली का लॉ अच्छा है। तो उन्होंने कहा लॉ में क्या अच्छा खराब है। तो मैंने कहा नहीं, वहाँ इंट्रेंस है। मैंने लॉ का इंट्रेंस दिया, यहाँ हो गया, मैं यहाँ आ गया। कुछ दिन बाद मुझे लगा कि यार यहाँ खर्चा ज्यादा और यहाँ तो वो मजा है ही नहीं जो इलाहाबाद में। मैंने लॉ में फीस दी और वापस इलाहाबाद चला गया। फादर ने पूछा आप क्या करोगे, मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने फॉर्म भेज दिया, मैं आ गया MC एडमिशन ले लिया। उन दिनों 5,000 फीस थी, मैंने वो जमा किया। जैसे ही आया देखा से मैंने वो भी छोड़ दिया। मेरे फादर की जगह अगर दूसरा कोई धरती का पिता होता, और लोग भी होंगे लेकिन मेरे जान पहचान में नहीं, तो वो तो उस आदमी को घर बुला ही के मानता जितनी मैंने, लेकिन क्या था कि उनके ऊपर विश्वास था। और अब वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो एक बात हमेशा कहते थे कि तुम्हारा जो मन हो वो करो और स्वस्थ रहो। ऐसी आदतें मत पालना जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम अच्छा करोगे। जबकि मैं, कोई ऐसी गलत आदतें नहीं थी जो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे में कोई गलत आदत, मैं स्वीकार कर रहा हूँ बहुत सारी ऐसी आदतें थी। मगर मुझे जब पापा दिख जाते थे या पापा याद आ जाते थे तो मुझे लगता था कि कुछ तो इनके लिए कुछ और मोटिवेशन, हाँ, और मोटिवेशन ऐसा था
कि कुछ तो करना है। बिल्कुल। और नहीं, वो पीढ़ी थी जो कि वो लोग आजादी के बाद उसमें से ज्यादातर लोग पैदा हुए थे, और शहर, नहीं, चूंकि गांव और शहर दोनों से जुड़े हुए थे वो लोग, तो क्योंकि उनको मेरे लगता था पिता कि भी फितरतन ऐसे ही थे। बिल्कुल, वो इंजीनियरिंग कॉलेज गए, 2 साल इंजीनियरिंग करके छोड़ के आ गए ठेकेदार बनने के लिए, और उनके साथ के लोग चीफ इंजीनियर तक बने। फितरतन वो भी ऐसे थे। बिल्कुल। तो इलाहाबाद की किस चीज को आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं? अगर आपको मौका मिले कि इलाहाबाद के उन्हीं दिनों में लौटना है, कटरा और यूनिवर्सिटी रोड और लल्ला चुंगी, आप क्या मिस करते हैं इलाहाबाद मैं का? क्या, जो भी इलाहाबाद रहा है वो ये सोचता है कि काश घड़ी का पहिया एक बार फिर से वक्त का घूमता और हम पीछे वहीं पहुंच जाते, और वो, और जो जो नहीं कर पाए थे किन्हीं कारणों से, वो अब करते। और हमेशा और घड़ी चलती तो वहीं रुक जाती जब हम इलाहाबाद में थे, और उससे न बड़े होते न छोटे होते। ये तो हमको लगता है कि जो लोग भी आप खाना भी, अब खाना बहुत अच्छा बनाते थे, बहुत सारे किस्से भी हैं, मटन मटन बनाने को लेके, कुकर छुपाने से लेके, आपका सबसे पसंदीदा भोजन क्या है? और नॉनवेज इलाहाबाद में अगर आप रहेंगे तो सबसे देखिए, इलाहाबाद के क्या कुछ किस्से, अब चूंकि ये बहुत अनौपचारिक बातचीत है, और इसलिए ये बातचीत हम लोग इसलिए भी सोचे करा जाए, क्योंकि देश में या समाज में हम लोग जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, वहां देखते हैं कि बच्चों को लेके इतना ज्यादा लोग तनाव है, और पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। अरे उनको आजादी दीजिए, उनको मौका दीजिए, वो आपसे तो अच्छा बनी के निकलेंगे। और ज्यादातर वही पेरेंट्स फेसबुक पर अपने बच्चों का 96% लिखते हैं जो खुद 46% वाले हैं। और जिस दिन माँ बाप अपना परसेंटेज सार्वजनिक करने लगेंगे, उस दिन बच्चों पर दबाव थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मानता भी हूँ, कि बच्चों का स्वास्थ्य, उनका खुलापन, उनका खिलदड़पन, उनकी मासूमियत रहनी चाहिए। उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। इमोशनल, सोशल सब डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से कोचिंग, कोचिंग से घर और कहानी खत्म। तो मैं बता रहा हूँ ना, एक हमारे हॉस्टल में एक सीनियर थे, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते थे। पढ़ते क्या थे, किताब हमेशा खोले रहते थे, और जो भी हॉस्टल में आता जाता रहता था उसकी तरफ निगाह रखते थे। तो कुछ दिनों पहले मेरे एक जूनियर का फोन आया, तो बहुत तेज हंस रहा था। मैंने पूछा क्या बात हो गई? उसने कहा कि मैं सर उनके यहाँ गया था, वो तहसील में वकालत कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अरे यार, वो मेरा घर का नाम राजन है, हॉस्टल में भी सब राजन बोलते थे, क्या वो राजन जो घूमता रहता था इधर से उधर, कभी बाइक से कभी स्कूटर, वो क्या कर? तो उसने कहा कि आप टीवी नहीं देखते क्या? उनका रोज प्रोग्राम आता है, अब तो उनका बड़ा चर्चित प्रोग्राम है। फिर बोले उसका वो लंबा वाला दोस्त था राजेश, बोले वो तो आईएएस हो गए, अब तो वो आईएएस मतलब पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस हो गए। छोटे वाला वो तो डीएम है एक जिले के यूपी में। बोले वो लंबा वाला जिसके राजन इतनी लंबाई थी, बाल कम तक है, वो अब आईएएस होने वाले हैं, वो तो एक अथॉरिटी में बड़े पद पर है। बोले वो जो दुबे जी का वो जो उपाध्याय था, भदोही वाला, भदोही वाला, तो वो बोले कि वो तो एक चीनी मिल के लीगल एडवाइजर है। तो उन्होंने बोला कि और कलयुग दोहरा के आएगा। जब ये साले एक वरिष्ठ पत्रकार हो गया, एक जिलाधिकारी हो गया, एक अथॉरिटी में बता रहे हो बड़ा हो गया, और ये चीनी, तो और क्या, यही कलयुग है। कभी जब पढ़ते वक्त साले एक जगह पढ़े नहीं, हॉस्टल में कभी रहे नहीं, दिन भर इधर से उधर, उधर से, और बताओ हम लोग यहाँ भूजा पर मुकदमा लड़ रहे हैं तहसील में। तो बात ये है, हमको याद है कि आप जुगाड़ू तो थे ही। जब हमारी शादी हुई और हम इलाहाबाद गए थे, आप किसी का 800 जुगाड़ करके लाए थे, और आप मतलब हम तो इलाहाबाद देखे ही थे, देखे क्या, वो तो रचा बसा है। तो हमारी पत्नी को आपने पूरा इलाहाबाद उसी जुगाड़ की मारुति से, एक जुगाड़ का स्कूटर भी था उसका, उसका किस्सा बड़ा मजेदार है। ये किस्सा एक फिल्म डायरेक्टर को किसी ने सुना दिया, तो उन्होंने कहा भाई अगर ऐसे 20 किस्से हो तो हम फिल्म बना दें। अच्छा, बात ये है कि उन दिनों हम लोग जो दोस्त थे, तो हम लोग में ये था कि हम लोग फिल्में बहुत देखते थे, और कोई इलाहाबाद में इंटरटेनमेंट का, तो फिल्में बहुत देखते थे। तो हम 3 दोस्त स्कूटर पे जा रहे थे। स्कूटर हमारे उसी उपाध्याय दोस्त का था, जो कि अब लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और तीसरा आदमी जो था वो आईएएस होने वाले हैं, और अथॉरिटी में एक बड़े पद पर है, अब नाम क्या लेना। हम तीनों स्कूटर से जा रहे थे, और
जब स्कूटर से जा मुझे लग रहा है आनंद भवन से नीचे रहते तो नहीं, वो मेडिकल कॉलेज के हाँ। बीच वाली, क्योंकि हाँ। हम लोगों को मालूम रहता था किधर ट्रैफिक गाड़ी चेकिंग होती है। हाँ। तो मेडिकल कॉलेज चौराहे पे होती थी, बालसन पे होती थी, तो हम लोग जो बीच वाला प्रीति नर्सिंग होम वाला दरभंगा कॉलोनी पतली से, वाली, हाँ। हाँ पतली वाली लेन वहां निकलती थी, स्वरूप रानी, वहां से कट किया और अंदर चले गए। वो गौतम दर्पण जो हाँ। सिनेमा हॉल था, तो हम लोग तीनों जा रहे थे। अब चला मैं रहा था और दो पीछे बैठे थे। जब तक हम लोग, अच्छा दिक्कत तो ये थी ना कि बात हम लोगों की कभी खत्म नहीं हुई जिंदगी में। तो स्कूटर पर भी बात करते, अपना पीछे मुंह करके अबे वो वाला ये वो करते जा रहे, तब तक एक ट्रैफिक एक दो सिपाही सामने खड़े हुए, रोको रोको रोको। तो अब हम लोग दिन भर साथ रहते थे, तो आंखों से भी बात कर लेते थे। हमने देखा दोनों को, वो दोनों कूदे स्कूटर से और मैंने स्कूटर से उतर के पूरा स्कूटर वो सिपाही की तरफ धकेल दिया। मैंने कहा ये लो रखो, हमें जरूरत नहीं है। हम तीनों दौड़ के गए, एक ऑटो आ रहा था, रोके और बैठे और निकल गए। जब तक वहां इंस्पेक्टर और सिपाही को समझ में कुछ आता, तब तक हम लोग सिनेमा हॉल गए, मूवी देखे, चले आए। दो नहीं था स्कूटर, शायद 5-5 रुपया हम लोग मिला के तेल भराए थे। वो 15 रुपया का तेल था, बस उतनी ही दूर जा सकता था और आ सकता था। तो ड्राइवर क्या हुआ कि 2-3-4 दिन बीत गए, हम लोग को कोई स्कूटर की कोई बहुत आदत भी नहीं थी। तो उन दिनों शोभनाथ सिंह हाँ। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होते थे, अब रहे नहीं, अब नहीं रहे। बहुत ही शानदार नेता थे, और अगर होते तो आज बहुत बड़े नेता होते, वो नहीं थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। वो हमारे हॉस्टल में रहते थे। वो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आए, तो हम लोगों को याद आया कि स्कूटर तो हम लोगों का बंद है। तो उनको हम लोगों ने कहा कि भैया हम लोग जा रहे थे और ऐसे ऐसे चेकिंग हो रही थी, तो कुछ था नहीं, तो हम लोग वही छोड़ के स्कूटर, ये नहीं बताया कि फेंक के स्कूटर, गिरा के स्कूटर बाहर। तो बोले कहाँ चेकिंग? तो जॉर्जटाउन थाने हम लोग गए। तो उन्होंने कहा चलो थाने चलते हैं। वो सुमो गाड़ी से चलते थे, उनके फादर भी पुलिस में थे और उनकी बड़ी इज्जत थी। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, थाना अध्यक्ष ने कहा आइए आइए। अध्यक्ष जी, हम लोग पीछे पीछे। तो बोले कि बताइए कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा भाई साहब वो स्कूटर गाड़ी चेकिंग हो रही थी, हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं पढ़ने वाले, आईएएस का इम्तहान दे रहे हैं, और वो सब वो स्कूटर लेने आए थे वो वाला। अच्छा अच्छा वो वाला, हाँ वहाँ का भाई साहब जरा मिलवा देते दोनों तीनों से। वो कौन है? कहे क्यों, क्या हुआ? कह रहे वो स्कूटर छोड़ के चले गए, उसमें न किक है ना उसमें तेल है, ना उसमें क्या नाम है। वो सब बताने लगे कि कैसे ब्रेक लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो स्कूटर दे के चले गए। हमारे वो रोकना जवाल हो गया। हमारे 3 सिपाही लगे रह गए आधा घंटा, स्टार्ट ही नहीं कर पाए। अंत में रिक्शे पर लाद के हम लेके स्कूटर रिक्शे पर लाद के लेके आए, थोड़ा दर्शन करा देते। तो उन्होंने कहा अरे वो पढ़े अच्छे घरों के लड़के हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कहे अच्छा ले जाइए, हम क्या उसका चालान करते, क्या करते। तो बाहर स्कूटर निकाला, उसमें तेल तो हम लोग वाला बचा ही था। तो बोले ले जाइए। तो हमने जो है उसका क्लच दबाया, सेकंड गियर में किया ऐसे लेके, और जो मेरा दोस्त उपाध्याय उसने धक्का दिया, थोड़ी दूर क्लच छोड़ा, स्टार्ट किया, कूद के बैठ गया। मैं ब्रेक मारा, टाट से वो कूद के बैठ गया, हम लोग निकल गए। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि अरे ये तो स्टार्ट कर लेंगे। तो बोले कि यही थे वो जो छोड़ के गए थे। कह रहे तो देखने में ठीक ठाक घर के लग रहे थे। कहीं यही तो हमने कहा कि ठीक घर के थे। कहा भाई गजब हाल है। तो ऐसी जिंदगी देखिए हम लोगों ने जी है। कई बार हम सोचते हैं ये इससे आपको जीवन का बहुत एक विस्तृत अध्ययन भी होता है। बिल्कुल। अभी जो है पब्लिक डीलिंग, हमको आप किसी के सामने खड़ा कर दीजिए, हमको कोई संकोच नहीं। हम लोग बहुत सारी बार, आप भी उसमें शामिल हैं, कि हम लोग को खाने के जुगाड़ के लिए इधर से उधर, उधर से उधर, कूलर जुगाड़ का खाना जुगाड़ का, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है और Resilience देता है। विपरीत परिस्थितियों में विचलित न होने का मादा भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है, जो साइकोलॉजी और पेडागोजी वाले समझाते हैं, वो हम लोगों के सामाजिकरण की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से आया। तो दोस्तों देखिए आज आपने राजीव रंजन सिंह का अपना माहौल क्या रहता है उसकी एक झलक देखी, और ये उनकी ऊर्जा का स्रोत है।
हम ये कामना करेंगे कि वो और ऊंचाई तय करें और प्रसिद्धि पे जाएं और लोगों का स्नेह उनको मिलता रहे और उनका अपना जीवन परिवार स्वस्थ और सानंद रहे। हम फिर इनसे बातचीत करेंगे किसी और मौके पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।